वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 9 सोशल साइंस उसका लेसन यहाँ पे चैप्टर 3 मूवमेंट वर्ड्स द न्यू वर्ल्ड उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 वर्ल्ड वार हमारे सामने हमें देखने को मिले थे, उसके बीच की जो कंडीशन जो थी उसके बारे में यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद लोगों की जो आर्थिक अदशा जो थी, मतलब की जो स्थिति थी, वो सभी गवर्नमेंट जो है हर एक कंट्री की उसको जो है सुधार नहीं पाई। ठीक है, इकोनॉमिकल कंडीशन बैकवर्ड चली गई और लोगों से जो है लोगों के दिमाग में जो डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब कि डिक्टेटरशिप जो थी उससे, यानी कि डेमोक्रेटिक टाइप के रूल्स जो थे उससे पूरा विश्वास ही उठ गया। और उसके सामने फिर बहुत अलग अलग टाइप के नेशन जिसकी डिक्टेटरशिप मानो कि डिक्टेटरशिप जो है वैसे कंट्रीज़ सामने आए, जैसे कि रशिया सामने आया। ठीक है, और दूसरी बात जो द्वितीय मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसका रीज़न भी वही है, क्योंकि वो उसके पीछे क्या मेन रीज़न है। तो 3 मेन रीज़न हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एक है फर्स्ट इटली वाला है, जो फैसिज्म इन इटली, दूसरा है नाजिज्म इन जर्मनी, फिर मिलिट्रिज्म इन जापान एंड ग्लोबल डिप्रेशन। फोर्थ वाला पॉइंट भी है वैश्विक महामंदी। ये 4 पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले आ रहा है उसमें फैसिज्म इन इटली। तो पहला वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तब इटली जो है वो मतलब कि उसमें इटली जीता था। ठीक है, और वो उसके बाद क्या हुआ था कि वो खुद के जो कंट्री का पूरा ग्रुप था, मतलब खुद के देशों का जो पहले ग्रुप बना था पहले विश्व युद्ध के बाद, उसी के पार्टनर्स कंट्री के साथ ही वो लड़ रहा था। उसमें इटली ने अपने कितने पैसे घुमाए थे, तो $12 बिलियन, मतलब कि 12 अरब डॉलर्स जो है उसका इतना जंगी खर्चा हुआ था। 6 लाख सैनिक जो है उसको उसमें जानहानि हुई थी। ठीक है, वो उसको बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए थे, मरे थे। और दूसरी बात जो उसके मतलब फ्रेंड कंट्री जो थे, उसके जो मित्र राष्ट्र जो थे, वही क्या कर रहे थे, उसके खुद के इटली की जो ज़मीन है उसने हड़प ली थी। इसलिए इटली ने क्या किया, इटली गुस्से में था और वो खुद का राष्ट्रीय स्वाभिमान उसका जो भंग हो गया था, उसके पीछे इटली की गवर्नमेंट ही जो है वो जिम्मेदार थी। इसलिए उस इटली के लोग भी उसका बदला लेना चाहते थे और इटली अब इस टाइप पे स्ट्रगल कर रहा था। तभी उस टाइम से उसको निकालने के लिए बेनिटो मुसोलिनी आया। बेनिटो मुसोलिनी ने क्या किया, इटली में फासिस्ट जो है पार्टी की वहाँ पे रचना की। फासिस्ट जब ये पार्टी है हमें याद रखना है, ठीक है, वो किसने उसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, तो वो मुसोलिनी था। ठीक है, उसका पूरा नाम याद रखना है, बेनिटो मुसोलिनी। और उसका एक प्रतीक जो था हमें याद रखना है, उसका प्रतीक जो है वो क्या है, यहाँ पे लिखा है उसका प्रतीक बंडल ऑफ स्टिक एंड एक्स। ठीक है, उसका मतलब होता है एक मतलब कि जो लकड़ी की पूरी जो भारी होती है और जो एक कुल्हाड़ी हम बोलते हैं, वही उसका एक प्रतीक है। और ये रोमन सम्राट की भी एक सर्वोपरिता का भी प्रतीक था। वही प्रतीक किसने अपनाया, इटली ने अपनाया था। उसके बाद यहाँ पे जो ये फैसिज्म जो वर्ड है वो कहाँ से आया था, तो कि फासिजे नाम का एक वर्ड था, उससे ही ये मतलब इसका निकाला गया था। उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है सभी चीज़ जितने भी राज्य में है वो उस पर अपने लोगों का अधिकार है। मुसोलिनी का एक ही वहाँ पे थॉट्स वो मतलब थिंकिंग रखता था। क्या उसकी थिंकिंग थी, 1 पार्टी 1 लीडर, मतलब कि एक पक्ष होगा तो एक नेता एक ही होना चाहिए। और उसके स्वयंसेवक को उसने तालीम मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड की। और दूसरी बात उसका जो ड्रेस था, उसकी जो जितने भी लोग उसमें काम कर रहे थे उसका ब्लैक ड्रेस था, वो हमें याद रखना है। जब मुसोलिनी यहाँ पे सत्ता पे आ गया, मतलब जब वो पूरा संभाल रहा था, तब बीच में 2 यहाँ पे आइलैंड जो थे, रोड्स एंड डेडिकेंट्स। ठीक है, उसके नाम हमें याद रखने हैं, रोड्स एंड डेडिकेंट्स। उसको डोडेकेंट्स बोलते हैं। वो दोनों आइलैंड भी उसने जो है वो फिर से अपने खुद के अंडर में ले लिए। 1924 में उसने अल्बानिया, अब्सीनिया और दूसरा है
अब सीने के बाद फ्यूम तो बंदरगाह जो था उसको भी जीत लिया। उसके बाद मुसोलिनी ने क्या किया, अपना खुद का जो यहाँ पे मेन जो लाइन थी, कौन सी, रोम बर्लिन टोक्यो वाली लाइन, उसको भी ज्वाइन कर दिया और लीग ऑफ नेशन से उसने अपना जो है अंतर बना दिया, मतलब कि उसके साथ उसने रिश्ता तोड़ दिया। और यही जो है द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल रीज़न बना और इटली उसमें आ गया लड़ने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा है यहाँ पे नाज़िज़्म इन जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा लॉस हुआ था और उसकी जो आर्थिक मेथड से देखें तो इकोनॉमिकली तो वो पूरा रुइन, मतलब बर्बाद हो चुका था, ठीक है। पेरिस में जो यहाँ पे पेरिस पीस प्रोसेस जो चल रही थी, मतलब कि पेरिस में शांति परिषद जो चल रही थी, वर्सलिस के अंदर जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, मतलब कि जो वर्सलिस की जो साइन करनी थी उसमें जर्मनी को वहाँ पे साइन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, ठीक है। उस टाइम पे जर्मनी की प्रजा एकदम क्रोधित थी। एडोल्फ हिटलर जो है उसने 1919 में क्या किया, जॉइन द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, उसने ये पार्टी में वो ज्वाइन हो गए और ये नाजी पक्ष के रूप में ये फेमस हो गया। जो ये पार्टी का नाम था वो क्या थी, नाजी पार्टी थी। उसकी फ़िलोसफी क्या थी वो हमें समझ नहीं, तो उसकी फ़िलोसफी ये थी कि उसके अंदर नेशनलिज्म और सोशलिज्म दोनों थे, ठीक है, दोनों ही उसमें आते थे। और जैसे ही वहाँ पे जर्मनी के प्रेसिडेंट जो थे हिंडनबर्ग, उसका वहाँ पे डेथ हो गई, तब हिटलर जो है वो खुद ही वहाँ पे प्रेसिडेंट बन के जो है जर्मनी के अंदर उसने क्या किया, डिक्टेटरशिप जो है वो स्थापित कर दी, मतलब कि खुद ही वो वहाँ का सरमुख्तारशाही, मतलब जिसको बोलते हैं कि खुद की रूल्स ही चलाने वाला वो बन चुका था। वो हिटलर एकदम आक्रामक था, आक्रामक नीति उसने अपना ली और जर्मनी की प्रजा जो है उसको फिर कौन सी डायरेक्शन में लेके गया, नैरो नेशनलिज्म की ओर वो लेके गया। फिर जर्मन प्रजा जो है, दूसरी बात ये भी थी कि वो उसको फ्यूहर मतलब कि तारणहार उसको मानती थी, क्योंकि पहले से जर्मनी को लॉस था तो उसको ऐसा कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे दूसरी बार कोई उसके ऊपर अटैक ना करे। फिर नाजीवाद के सैनिक जो थे उसका यूनिफॉर्म जो था वो कौन से कलर का था, तो रेड स्ट्रिप शोल्डर पे वो पहनते थे और उसका जो ब्लू मिलिट्री यूनिफॉर्म था वो हमें याद रखना है, ठीक है। वो दूसरा स्वस्तिक टाइप का जो एक सिंबल रहता था वो भी वो चिपकाते थे अपने शोल्डर पे। फिर नेक्स्ट है हिटलर जैसे ही अपनी सत्ता पे आ गया तब उसने उसका जो युद्ध करने का जो नेचर है वो देखने को मिला उस टाइम पे। और एक इम्पोर्टेंट ही इसमें लिखा है कि हिज मेन एम वाज इमरजेंस ऑफ जर्मनी एज अ मेजर पावर। उसका मेन इरादा यही था कि वो जर्मनी को जो है वो मेजर पावर के रूप में देखना चाहता था, एक बड़ी सत्ता के रूप में देखना चाहता था। और जर्मन के अंदर जो कास्ट का उसने क्या किया, प्योरिफिकेशन करके वहाँ के यहूदियों, जिप्सियों और को मानसिक नीति से उसने क्या किया, जितने भी जो गलत व्यक्ति जो थे, जो अस्थिर थे, उनको उसने मार दिया। और दूसरी बात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत तक उसने बहुत सारे यहाँ पे यूरोपियन यहूदियों के वहाँ पे डेथ हुई, उसमें मर गए, और जिसको एक नरसंहार के रूप में जाना जाता है। वो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल भी कौन था, यही था, मतलब कि हिटलर था, ठीक है। फिर दूसरी बात, हिटलर ने का जो एक्सपेंशन वाली प्रोसेस जो थी, मतलब कि हिटलर का एक्सपेंशन, मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द नेबरिंग कंट्री, और जो पॉलिसी दूसरी थी यहाँ पे वो डायरेक्टली सेकेंड वर्ल्ड वार होने के पीछे का मेन कारण बनी। मतलब कि खुद के नेबर कंट्री के साथ ही वो हमेशा युद्ध करते रहता था, लड़ाई करते रहता था, उसी की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार होना ही था जो होकर रहा, ठीक है। फिर उस टाइम पे मिलिट्रिज्म जापान में चल रहा था, तो उसके बारे में देखते हैं कि क्या हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब 1919 में होने के बाद, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के बाद 1990 में जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस चल रहा था, ठीक है, तो जापान जो है उसका बहुत सारा रीजन चीन ने हड़प लिया था, तो वो फिर से उसको मिला नहीं। जर्मनी जो है उसने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंग्लैंड और फ्रांस को बेच दी, और फिर
जापान को भी थोड़ा असंतोष था। 1920-21 में वाशिंगटन में जो परिषद में इंग्लैंड और अमेरिका के सिर्फ वहाँ पे 35% नौकादल ने रखने के लिए जापान ने को ये एक्सेप्ट भी करना पड़ा था। जो उसने जो ये दरखास्त की थी जापान को माननी पड़ी थी। सामने सखालिन और साइबेरिया के आइलैंड जो थे उसको खाली करना पड़ा था। इससे जापान का पूरा जो यंग जनरेशन थी वो नाराज़ थी। और उसी टाइम पे जापान के अंदर इलेक्शन चल रहे थे और उसमें शासन ऐसा चाहते थे कि वो लश्करी टाइप का वहाँ पे शासन आना चाहिए और उन्हीं पक्षों को वहाँ पे बहुमत मिल गया। जापान की वहाँ पे क्या हो गई, वो जो वहाँ की जो नीति जो थी राष्ट्रवादी नीति वो व्यापक बन गई। और फिर उसके बाद जापान को भी जो है यूनाइटेड नेशन में उसको पद नहीं मिला। वो बात भी हमें याद रखनी है। जापान की जो ये डिक्टेटरशिप है वो उसकी एक्टिविटी वेस्ट कंट्री में वो रोक नहीं पाया। और फिर जापान ने क्या किया, मंचूरिया को कब्जे कर लिया और वहाँ पे मंचूको की सरकार जो है वहाँ पे स्थापित की। उसके बाद जापान ने कोरिया, मंगोलिया, सेंट्रल और चीन के बहुत सारे रीजन जो है उसको कब्जे में कर लिया। और जर्मनी के साथ और इटली के साथ जो रिलेशन जो है उसको करेक्शन किया, मतलब उसको सुधार दिए और उसके साथ मित्रता कर ली। और वहाँ से एक जो डिक्टेटरशिप का जो मतलब कि इम्पेरियलिज्म जो बोलते हैं, ठीक है, वो साम्राज्यवाद बोलते हैं उसको, उसका एक दौर जो था उसको खुला छोड़ दिया। सम्राट मेइजी, उसके बाद कौन आया, एम्परर मेइजी जो है वो आया 1936 में। वहाँ पे गद्दी पे वो बैठा और तब वहाँ पे जो शहंशाह हिरोहितो जो था वो भी जापान के अंदर उसी एक्टिविटी को, मतलब युद्ध वाली एक्टिविटी को जो एक्साइटेड फॉर्म में वो हमेशा वो क्या एंकरेज करता था। और जापान ने फिर यूनाइटेड नेशन का भी क्या किया, लीग ऑफ नेशन का भी उसने त्याग कर दिया, मतलब उसी मित्रता तोड़ दी। ये थर्ड रीज़न बना, मतलब कि जापान की वजह से भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर फोर्थ वाला जो रीज़न था, ग्लोबल डिप्रेशन चल रहा था 1932 में। बहुत सारे यूरोप के जो वहाँ पे जो कंट्रीज़ जो थे वो ऐसी अनुमान लगाए बैठे हुए थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो विश्व है वो बहुत सारी जो वर्ल्ड युद्ध होने वाले थे उसकी समस्या में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी जो ये अनुमान थे वो गलत साबित हुए। अचानक से ही अमेरिका में वॉल स्ट्रीट के जो शेयर मार्केट जो था वहाँ पे बहुत सारे शेयर उसके बिकने लगे और शेयर की कीमत जो थी वो अत्यंत भयजनक थी। और वहाँ के जो विवेचक जो थे उसने वॉल स्ट्रीट संकट ऐसा नाम उसको रखा गया, जिसको हम इंग्लिश में यहाँ पे बोलेंगे द वॉल स्ट्रीट क्राइसिस, ठीक है। तो वहाँ के क्रिटिक्स ने उसका नाम रखा था। और क्योंकि उसकी जो शेयर की कीमत जो है वो अचानक से बढ़ गई थी। और फिर वहाँ पे 24 अक्टूबर 1929 में ये वॉल स्ट्रीट क्राइसिस देखने को मिला था। और संकट में क्या हुआ कि जो वर्ल्ड पूरा है वो एक इकोनॉमिक कंडीशन उसकी बहुत ही ख़राब हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट है कि पूरे विश्व में मंदी आ गई। बहुत सारे जो कंट्री है वो मंदी के नीचे आ गए। ग्रेट ब्रिटेन भी जो है पाउंड वहाँ पे जो चल रहा था उनको भी अपने गोल्ड बेचने की, बहुत सारे स्टॉक खाली करने की ज़रूरत आ पड़ी। और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी उसकी इफ़ेक्ट हुई। दूसरी बात, नेक्स्ट बात मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजह से अब नेक्स्ट रीज़न ये है कि दिस अफेक्टेड अदर नेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो उसके बाद जो अमेरिका जो था, ठीक है, अमेरिका ने क्या किया उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमेरिका जैसे एकदम जो ऑलरेडी डेवलप कंट्री जो थे उनको भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स लागू करने पड़े। विश्व ट्रेड मतलब वर्ल्ड ट्रेड में जो है वो आधा हो चुका था, इसलिए कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो अब होने की तैयारी में था। फिर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के यहाँ पे लिखे फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स जो है वो भी यहाँ पे अब हम देखेंगे। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसके फैक्टर्स मतलब कि जो है वर्ल्ड वॉर 2 फैक्टर्स वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, ठीक है। तो उसको देखना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। इसको 2-3 बार देखोगे तब जाके पूरा जो मेन चीज़ें हैं इस चैप्टर की वो समझ में आएगी। और उसको रिवाइज करना तब जाके पता चलेगा कि नाजिज़म, ग्लोबल डिप्रेशन, फिर जापान में मिलिट्रिज्म, ठीक है, और फैसिज्म जो इटली में था वो मेन रीज़न क्यों थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के पीछे। तो रिवाइज करते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।